जय भीम जय भारत जय संविधान अपने समाज के कुछ हालात हैं, आपसे छिपे हुए नहीं हैं, आप सभी जानकार हैं। हमारे साथ ही एक हैं हमारे साथ में, रामचंद्र दिवाकर। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ क्या विचार है आपका? देखिए पत्रकार महोदय, मैं सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान जय भारत कहना चाहूँगा। और अपने देश के समस्त देशवासियों से, खास तौर से SC ST OBC और माइनॉरिटी से, जी। आज जो हालात देश के बन रहे हैं वो सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। इस समय देश में जो सरकार चल रही है, जो देश की मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से जो आसुरी शक्तियां हैं, जो गलत तरीके से हमारे देश के लोगों को तोड़ा जा रहा है। आसुरी शक्ति कौन? असुर तो वो हमें कहते हैं। नहीं, वो असुर तो हमको कहते हैं केवल हमारा डेमोलाइजेशन करने के, मेंटली प्रेशर बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए कहते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो असुर तो वही हैं जो मनवादी व्यवस्था को चला रहे हैं। अब ये मनवादी व्यवस्था चलाने वाले लोग, ये जरूरी नहीं है मानवर के व्यक्ति विशेष या व्यक्ति जाति विशेष के लोग ही हों। हाँ, यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी आसुरी शक्तियों को लेकर के काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे के विपरीत टांग खींचने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा समाज, मैं खुलकर कहूँगा, एक बहका हुआ समाज है तो नहीं, बुद्धिजीवी है, कर्मठ है, लेकिन दूसरे के बहकाने पे या हड़काने पे, भरमाने पे कैसे भ्रम में फंस देखिए जाता सर, हमारा कोई गाइडलाइनर नहीं है, गाइडलाइन करने वाला कोई ठीक सा आदमी नहीं है। और जिसकी गाइडलाइन नहीं है, जिसके ऊपर किसी की छत्रछाया नहीं है, व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर आप काम करके आप अपना काम करेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। ना कोई समाज सक्सेस होगा, ना कोई फैमिली सक्सेस होगा, और ना कोई मतलब किसी तरह के किसी व्यक्ति विशेष की बात ले लीजिए या देश की बात ले लीजिए। अदरवाइज जो भी आप कहना चाहें, सुनना चाहें, मैं उसे बताना चाहूँगा। सबसे मेन चीज़ है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स का हमारा का हनन हो रहा है। और जहाँ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, तो मैं हर बाइट में इसी बात को कहता हूँ। चलिए, पे बैक टू तो वो करेंगे ना जो थोड़ा मजबूत हैं। हाँ, और एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन अब वो तो इसे बहुत समझते हैं ना। नहीं, पे बैक टू तो जब करेंगे उसको छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ही गरीब भाई की टांग खींचने में लगा हुआ है। अगर विरोधी तत्व कोई समझा दे, बहका दे, हड़का दे, तो वो उसकी बातों में जल्दी आ जाता है। आपने कहा गाइडलाइनर नहीं है, लेकिन फिर वो मतलब जो है एक्टिव किस बात का है? वो एक्टिव नहीं है, वो अपने खास तौर से अपने लोभ और लालच के लिए एक्टिव हुआ है। देश का अभी आप कह रहे थे कि गाइडलाइनर नहीं है, ये बात सच है। और मैं फिर भी, आप भी जान रहे हैं इस चीज़ को कि गाइडलाइनर नहीं है। देखो, जो लोगों ने गाइडलाइन हमको किया, उन्होंने मिसगाइड भी किया है। एक बात बताओ, मान लो मुझे यहाँ से गाज़ियाबाद जाना है, जी, ठीक है। अब गाज़ियाबाद में चला गया, जी, मेरा रुझान है कि मैं गाज़ियाबाद में जो मैटर बनाया है उसको दिखाऊं सोशल मीडिया पे। जी, आने जाने में खर्च आएगा, जी, आने जाने में खर्च, और ऐसे ही 10 केस है मेरे पास में। जी। हर जगह क्या मैं अपनी जेब से जाने की हैसियत है नहीं, मेरी? नहीं, समाज के तो लोगों को चाहिए कि वो आपकी मदद करें, और जो भी संवैधानिक और स्तर पर अगर मदद इसे ही बनती है। लोभ लालच का नाम दे दिया जाए? नहीं, ये से लोभ लालच नहीं कहा जा सकता है। हाँ। ये तो आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आप सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते लोगों को चाहिए कि वो आपकी मदद करें, क्योंकि आप जो समाज के लिए सेवा दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि लोभ लालच नहीं कहा जाता है। मैं लोभ लालच किसके लिए कह रहा हूँ? मान लो मैं अपने देश दम के, पे चला भी गया, मैं रास्ते में कहीं फंस गया, जी, और वापसी का मेरे पास है नहीं, मैं आधे जाते जाते आधे रास्ते में फंस गया, जी, फिर दिक्कत होगी ना? नहीं, और ऐसा कई बार होता है। देखिए, आपको देश में, मैं समझता हूँ 50% आबादी आपको जान रही है, और वहाँ कोई न कोई आपका ऐसा कार्यकर्ता मिल जाएगा जो आप तो घर तक पहुँचाने का अपना पूरा प्रयास करेगा। अगर बिल्कुल निर्लज्ज होगा तो उसकी मैं कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक हमारा लज्जावान व्यक्ति होगा, और जो हमारा जो मिशनरी होगा, वो आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर रितु के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर रितु सिंह का प्रोटेस्ट जो है इस समय किस मोड़ पर है? डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट को आज 68 दिन हो गए, और डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है वो 6 तारीख को डिसाइड करेगा। वहीं है, 5 को भी हुआ था। 6 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे डिसाइड दिन में करेगा। हम कहाँ तक पहुँचे हैं? 68 दिन में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी हमारा ये प्रोटेस्ट की खबर फैली हुई है। वो और तो मैसेज तो वायरल हो गया जी, लेकिन अभी क्या हम समाधान की तरफ पहुँचे हैं? हाँ, हम समाधान की तरफ पहुँचे हैं। देखिए, कोर्ट की तरफ से हमको जो खास तौर से विशेष संवेदनाएं मिली हैं, उसमें जज भी अपनी इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा, हमारे जो नेशनल लीडर हैं,
वो भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि अभी 2 दिन पहले राकेश टिकैत साहब आए थे और उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि मैं पूरी तरह से डॉक्टर ऋतु के साथ हूँ। और हमारी डॉक्टर ऋतु एक बहन नहीं है, ये देश में पता नहीं 68 दिन में पहली बार आए ना राकेश टिकैत जी? हाँ जी, 68 दिन में पहली बार आए। तो ऐसे तो हमारे कई तो बहुजन उनको नेता तो ये ऐसे मैसेज पहले से ही मालूम होगा। उनको पहले से मालूम था, तो डॉक्टर ऋतु के पास उनको देने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ऋतु अपने भी प्रोग्राम में व्यस्त थी। हम्म तो इस वजह से उनको एक दूसरे में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और जिस दिन कॉम्बिनेशन बना वो आए। हम्म तो इसमें आगे और क्या कहना प्राचा चाहिए? साहब तो लगातार बने हुए हैं, देखिए एडवोकेट जबकि मैम सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े एडवोकेट हैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, और उनके पास तो समय निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए एडवोकेट महमूद प्राचा साहब अपने उनके अंडर में लगभग मैं समझता हूँ 80 एडवोकेट्स काम कर रहे हैं। जी। और 80 एडवोकेट काम करने के लिए उनको किस तरह से माइंड सेटअप करना होता है, ये तो वही जाने। जी, और जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरे सवाल को आप देखते हुए इतना जान सकते हैं कि महमूद प्राचा मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, नेशनल कन्वेनर हैं, तो वो किस तरह से, यानी मैं समझता हूँ मुश्किल से 3 या 4 घंटे से ज़्यादा वो व्यक्ति नहीं सोते हैं। जी, और बिल्कुल बहुत एक्टिविस्ट हैं वो, एक मसीहा के तौर active रहते पर हैं। देखिए मेरा केस भी वही देख रहे हैं। और मेरे साथ 27/7/2020 को इतना भयंकर अत्याचार हुआ था मेरे ऊपर। मेरा केस वो हाथरस से ट्रांसफ़र करा के लाए इधर सुप्रीम कोर्ट में। आपका केस बताइए। मेरा केस ये था 27/7/2020 को मेरे घर पे हमला हुआ था, और मानववादी व्यवस्था के लोगों ने मेरे घर पे हमला किया। उससे पहले 15/3/2015 को मेरे घर के अंदर एक मूर्ति स्थापित करी जो दुर्गा देवी की थी, और मेरे घर को मकान दुर्गा को देवी की मूर्ति किसने स्थापित करी थी? ठाकुर पंडित और गडरिया जाति के लोगों ने, जिसमें कि MP नहीं, कहाँ पर स्थापित करी थी? मेरे आपके घर के बीच आंगन में। घर के आंगन में? बिल्कुल क्या उनके पास ये अधिकार था? नहीं, उनके पास अधिकार नहीं था, तो लेकिन उनको इस समय बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और सरकार का प्लस जो स्थानीय पुलिस प्रशासन का, जिलाधिकारी का, यानी जिला प्रशासन का पूरे का, चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो, अदरवाइज DM SDM और जो भी अधिकारी लेवल के लोग रहे, उनका सबका सहयोग रहा था उनके लिए। अब मैं उनकी वाणी बोलूं आपको, आपके विरोधी तत्वों की, जिन्होंने वहाँ प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश करी दुर्गा देवी की, तो वो आपसे कहेंगे बस एक तू ही मिल गया, तेरा घर तो मतलब इतने बड़े बड़े लोग तेरे घर पे कब्जा करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे अटरम शर्म, इतनी हकीकत को भी वो झुठला देते हैं और आपके ही खिलाफ उस जुल्म को, मतलब जो है वो आपके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसको सुनवाई नहीं करते। क्या कहेंगे? इसमें सुनवाई न करने का एक कारण यही है ना कि देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग हैं हम, और शेड्यूल कास्ट के लोग, एक तो वेल एजुकेटेड परिवार है मेरा, और इस परिवार का वो हम किसी का दबाव मानकर नहीं चलते हैं। हालांकि जिस गांव में हम रहते हैं उसमें मेरा अकेला ही परिवार है जी। और अकेले परिवार होने के कारण अभी हमारे मतलब जो है एक क्रांतिकारी नेता ने ये कहा भी था स्पीच के दौरान कि भाई जहाँ हम अकेले हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। जी। तो उस क्रांतिकारी नेता ने कहा, उस क्रांतिकारी नेता से मैंने एक बार मिलने की कोशिश की। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था, और उस एडमिट के दौरान मैंने फ़ोन से बड़ी मुश्किल से बात की, और बात करने के दौरान मैं जिस जाति से आता हूँ, मैं धोबी जाति से हूँ, और उस नेता से मैंने कहा धोबी जाति का होने के नाते, उस नेता ने कहा कि जब तुम्हारी बिरादरी का आदमी ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हो, तुम्हारे बिरादरी के नेता तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा। जबकि इस लेवल पर मैंने इंडिया लेवल के जितने भी लीडर्स थे, जो चाहे तो विधानसभा में रहे हों चाहे पार्लियामेंट में रहे हों, मैंने सबसे इस बात की गुजारिश की कि मेरी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने धर्म के नाम पर, कि ये धर्म का मुद्दा है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, और धर्म की आड़ में हमारे परिवार पर अधर्म हो रहा है, और धर्म के नाम पर अत्याचार किया गया, और संगठित अत्याचार किया गया। प्राचा साहब ने इसको देख रहे हैं, उन्होंने तो कुछ न कुछ रिलीफ आपको जरूर दिलवाया। बिल्कुल रिलीफ दिलवाया। देखिए उसमें हमें को कुछ कंपनसेशन भी जिला हाथरस कोर्ट से मिल चुका है, सॉरी जिला कलेक्टर द्वारा, जो कि SC में जो मिलता है पैसा, उसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से किया। अभी मेरा उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के CO ने तो दिलवा दिया ना, वो प्रतिमा वगैरह वहाँ से हटवा दी। नहीं, प्रतिमा नहीं हटी, प्रतिमा की ज्यों की त्यों लगी हुई है। उसका केस चल रहा है सिविल कोर्ट हाथरस में, और वहाँ का जज कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही किसी बात कोई संज्ञान देता। तो हम इस बात को ये मान लें मनुस्मृति का शासन वो चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, मैं सब मनुस्मृति का शासन पहले चल रहा था, नहीं अभी प्रतिमा आपके घर के आंगन में स्थापित कर दी और वो सुन भी नहीं रहे, नहीं, और मामला इतने सीनियर एडवोकेट देख रहे हैं, और अभी वो प्रतिमा हटी नहीं है वहाँ से। प्रतिमा नहीं, घर आपका है, आंगन आपका है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मनुस्मृति नहीं चल रही है? नहीं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मैं तो आपको ये में उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति लागू हो गई है। मैं ये बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। देखिए मनुस्मृति कल भी चल रही थी,
आज भी चल रही है जी। और अगर यही हालात रहे देश के तो कल भी लागू रहेगी तो ये। अपना संख्या बल काम नहीं आ रहा वहाँ? संख्या बल वहाँ कुछ है ही नहीं, आएगा क्या, सारे लोग बिके नहीं, हुए भारत हैं। में तो अपने 85 बताते हैं। 85 बताते हैं तो 85 में से 85 उनके साथ हैं ना, हमारे साथ थोड़ी है। यस, अब मेरी वाली उस सवाल पे आप आ गए कि अपना ही भाई अपने ही भाई का साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल। अपना ही समाज अपने कमजोर आदमी का साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अपनों की टांग खींचने पे लगा अपनी हुआ। टांग घुमा फिरा खींचने। कर आप कुछ और भुगत रहे, मैं कुछ और भुगत रहा हूँ। मेरा सेम पोजीशन वही है। मतलब हालात वहीं की वहीं है। हालात डॉक्टर वहीं। रितु सिंह एजुकेटेड होने के बाद में भी कुछ और भुगत रही है। हाँ। बहुत जातिवादी रही है, लेकिन अपने भाई का साथ देने को कोई भी तैयार कोई नहीं तैयार नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है कि जो लोग हम आकर के वहाँ प्रोटेस्ट पे भी दिखाते हैं, वो लोग अंदर खाने कुछ ऐसे घृणित कार्य करते हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हमारा कमज़ोर हो रहा है। कौन सा? कौन कर रहे हैं? अब ये बहुत सारे लोग आते हैं, अब नहीं समझ पाते कि कौन क्या है। नहीं, हमारे डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट को कोई कमजोर कर रहा है? नहीं, ये कह रहे हैं रितु सिंह के प्रोटेस्ट को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा अच्छा, हूँ। आपके प्रोटेस्ट की बात मैं कर अपने रहे हैं। प्रोटेस्ट की ठीक बात है, कर ठीक रहा हूँ कि मेरे प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आते हैं और मेरे से तो ऊपर से तो बड़े प्यार से बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, लेकिन बाद में जो लोग बात बनती है उसके बाद में वो छुरा भोंकते हैं और गद्दारी का काम करते हैं। जी। तो कुल मिलाकर के आप और मैं इस बात पर पहुंचे हैं कि हालात अभी बहुत कमज़ोर हैं। हालात कमज़ोर नहीं, दयनीय है। दयनीय है। कमज़ोर होने की बात, बद से बदतर होते जा रहे हैं और अभी होते जाएंगे अगर यही हालत रहे। और 2024 का अगर दूसरे को तो हम ही ताकतवर बनाते हैं। हाँ। और हम हमारे को ही कमज़ोर बना रहे हैं। ये क्या बीमारी है? ये बीमारी ये है कि वो लालच सबसे बड़ी बला आपकी है। मेरी सोशल मीडिया वो कम देखेंगे। जी स्ट्रीम मीडिया पर कोई बकवास नाटक आ रहा होगा, कोई टीवी सीरियल आ रहा होगा, तो जी भर के देखेंगे। बिल्कुल देखते टूट के हैं, देखेंगे। रियल बात है। बाबा साहब का इस समय नाटक चल रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा। वो मनुवादियों ने बनाया है ना, वो तो उन्होंने अपने हिसाब से डाल रखा है। चलो फिर भी ठीक है, जो भी है जानकारी वो टूट-फूट दे रहे हैं, जानकारी मिल दे रहे रही हैं, है, सही ठीक बात है। है। तो लेकिन अभी मैं ही बाबा साहेब का बाबा साहेब के ऊपर सीरीज बनाऊं और उसको मैं प्रेजेंट करूं तो मेरे को नहीं लगता कि लोग समर्थन देंगे। अपने ही लोग समर्थन नहीं देंगे। अपने लोग समर्थन कहाँ दे रहे हैं? आप देख रहे हैं कब से अपना टीवी मीडिया चला रहे हैं। बर्बाद हो रहे हैं ना, हम योग्य होकर भी बर्बाद हो रहे हैं तो और वो आगे अयोग्य भी कामयाब हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और अयोग्यता का ये मुख्य कारण है कि हमारे लोग हमें ही कमज़ोर बना करके अपना साधन संपन्न होने के बाद ये सब काम करते चले जा रहे हैं। कभी मेरे पास में 1.5 लाख रुपए का कैमरा हुआ करता था, एक नहीं मेरे 6 कैमरे बर्बाद हो गए। सोनी ब्रांड के कैमरे रखे हैं मैंने, ज़्यादातर 3 कैमरे मेरे सोनी ब्रांड के, 3-4 कैमरे सोनी ब्रांड के रहे हैं जी। आज मैं एक मामूली से मोबाइल से काम कर रहा हूँ जी। ये मेरी सोच समझ के बाहर है जी। लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है जी। तो इस हालात में मुझे लेकर कौन आया? इस हालात में लेकर जी भर के टूट कर समाज के लिए काम कर रहा मैं यही कहूँगा कि मेरा समाज, नहीं मिला। मेरा दलित समाज ही आपको, जिस समाज को हम दलित समाज कहें या SC ST OBC माइनॉरिटी समाज कहें या ऐसे जो भी नाम दे सकें, हमारा समाज ही आपको इस स्थिति में लेकर के आया। हमारे ही समाज के लोग विपक्ष को, विरोधी तत्व को, विरोधी ताकतों को मजबूत बनाने का काम करते हैं लगातार। बिल्कुल लगातार आज भी कर रहे हैं। चाहे मीडिया ले लो, चाहे आप व्यापार ले लो, चाहे आप किसी भी स्तर पर चले जाओ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, चाहे शैक्षिक, कोई भी स्तर हो, हमारे लोग। हमारे मीडिया रिपोर्टर्स भी, एक बहुजन वाले भी ये गलती करते हैं। एक बागेश्वर बाबा को हाईलाइट इन्होंने ही करा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। बागेश्वर बाबा को हाईलाइट करने वाले ये, उसको Z7 सिक्योरिटी मिली हुई, बहुजन मीडिया वाले जी। क्योंकि जिससे भी सवाल करें बागेश्वर, जिससे अरे मार्केटिंग कर रहे हो क्या उसकी आप? देखिए उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा SC समाज कर रहा है, वही ना। हाँ, SC ST पंडाल में भी हमारे लोग 70%। चलो वो तो जागरूक नहीं है, वो तो एक्टिव नहीं है, लेकिन जो हमारी मीडिया एक्टिव है, जो हमारे क्रांतिकारी एक्टिव है, उनको तो वो इनको क्रॉस नहीं कर पा रहे। हाँ, हमारी मीडिया उसको क्रॉस नहीं कर पा रही ना। यस, लेकिन मैंने आइडियोलॉजी हमारी बिल्कुल बर्स्ट हो गई, बर्स्ट सिस्टम हो गया इसी में मेरे को मजबूरन बागेश्वर का नाम लेना पड़ा जी। लेकिन मैं तो उसके विरुद्ध हूँ। नहीं, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं रटे रटाए सिद्धांतों पर नहीं चलता। मैं एक आपसे बात करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उसके साथ में एक चीज़ जो दी है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को ठीक से अगर यूज़ करेंगे। एक मिनट, मैं समझ गया सारी बात। आप कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को हमें ठीक से यूज़ करना है। खैर आप अपनी बात पूरी करो, सॉरी। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स को अगर पूरी करेंगे, उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि हमको अधिकार तो चाहिए,
लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं करेंगे हम। यस। पड़ोस देखिए, भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, फूलन देवी पैदा हो पड़ोसी के घर में। यानी हमारे लोग ये नहीं समझते कि फूलन देवी का नाम ले देते हैं, मंचों से बात करते हैं, भगत सिंह का बड़े बड़े मंचों से नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि फूलन देवी की क्या दुर्दशा हुई थी। फूलन देवी का नाम लेना आसान है, लेकिन वो मेरी बहन थी या माता थी या जैसे भी को कहा जाता है कि उन्होंने मारा था। 22 ठाकुरों को लगभग 80-82 के दौरान, मतलब उसके दशक के दौरान उन्होंने मारा था। लेकिन एक मिनट मेरा प्रश्न उत्तर दीजिए। 82 के दौरान जब फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को मारा था तो 22 ठाकुरों को तो सारे विश्व ने देख लिया, लेकिन जब फूलन देवी के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके परिवार के साथ अत्याचार हुआ, इतनी बड़ी जबरदस्त हीनियस क्राइम्स हुए और एट्रोसिटीज हुई थी, उसको नहीं देखा किसी ने नहीं देखा। तो मनोरंजन के तौर पे फिल्में बनाई गई, मनोरंजन के तौर पे फिल्में बनाई गई और हमारे समाज को डिमोलाइज किया गया। बिल्कुल। अब दूसरी बात कि जब फूलन देवी की हत्या हुई तो इसका भी कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। देखिए, इसमें इसका कोई खास, इतना बड़ा समाज है, शमशेर सिंह राणा को इतने सारे शूरवीरों को ठिकाना लगा देता। शमशेर सिंह राणा की कोई औकात नहीं थी, लेकिन वो फूलन देवी को मार सका। और बीजेपी द्वारा सम्मानित, आरएसएस द्वारा सम्मानित, खुला घूम रहा है। आरएसएस बीजेपी द्वारा सम्मानित, तो उसमें हमारे लोगों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे समाज की है। हमारा समाज कहाँ कमजोर है, हमारे जितने भी IAS IPS हैं, एडीजी लेवल के हो जाते हैं, DGP लेवल के हो जाते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उन अधिकारों को जो क्रिमिनल्स के साथ यूज़ किया जाता है उसको नहीं किया गया। कठपुतली बने हुए ना वो तो उन लोगों के हाथ, कठपुतली बने हुए। आप देख लीजिए, आप डेली आप आए दिन बाइट्स लेते हैं, आए दिन आप इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं और कर रहे हैं, तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके अलावा 4 और हैं जो राज्यसभा मेंबर हैं जिनको भेजा गया। उन 4 सब जो राज्यसभा में मेंबर जो भेजे गए मेंबर पार्लियामेंट के बाद में, तो उनको देखिए कितने IAS हैं, IPS हैं, IPS लेवल के लोग, DGP लेवल के लोग हैं। लेकिन वो किस काम के, जो समाज के काम ही ना नहीं, तो वो पहले तो इतना बड़ा, देखिए कमजोरी दूर ना कर सकें। जिस समय स्टेट में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार होने के बाद भी जो DGP थे, ATS लेवल के लोग थे, उन्होंने अपने लोगों को मरवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया। जो लोग उनके लिए अपने लिए MP का MLA बनाने का कार्य कर रहे थे उनको मरवा करके रख दिया, तो फिर कहाँ से कमजोरी होगी? बहन जी ने स्मारक बनवाए, मूर्तियां लगवाई, विरोध पूरी दुनिया कर नहीं, वो गलत विरोध, 1 मिनट, गलत तरीके से कर रहे हैं, सारा गलत है, फ़ायदा सरकार को हो रहा है। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ कि जब मोदी के द्वारा इतनी सारी गलतियाँ हुई, पुलवामा हमला होता है, नोटबंदी होती है, हज़ारों लोगों की जानें जाती हैं, निर्दोष लोगों की, बेबस लोगों की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी उस ऑब्जेक्शन का कार्ड दे बता रहे हैं कि कोई मूर्ति गिर गई है शिव की, तो उस पे भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, ऑब्जेक्शन क्यों? सोशल मीडिया दिखा रही है, कोई और दिखा रहा है। उनके हाथ में मनी माइंड मीडिया दोनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं। मनी माइंड मीडिया प्लस में उनकी जो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका है, वो भी उनके अंडर में, कार्यपालिका में तो स्वयं मौजूद हैं। तो जब कार्यपालिका मौजूद है उसमें ये सब करवा कौन रहा है? हमारे लोग तो करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देखिए, मेरे से मैं एक बात और आपसे अंत में कहना चाहूँगा, क्या मैंने आपसे कोई रट्टे वाला सवाल किया? नहीं, मैं थोड़ा सा हटकर चलता हूँ, जो मूल समस्या है, बेसिक है, मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। जो समाज की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, खोखली हो रही है, उन्हें मजबूत कैसे बनाया जाए। उन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा, फर्स्ट एंड लास्ट। जी, लेकिन वो फार्मूला क्या है? फॉर्मूला उसके लिए यही है कि हमें अपने पुरुषों की बात नहीं मान रहे, तो हमारी और आपकी बात नहीं मानेंगे। देखिए, 2024 के बाद मान जाएंगे ये, अगर सत्ता दोबारा से मोदी या अदरवाइज कोई आरएसएस बीजेपी होती है। जाते उदाहरण, आप इतना बड़ा जुल्म हुआ, आपके घर के आंगन में एक मूर्ति ऐसी लगा दी जो आप नहीं चाहते, घर आपका और मर्जी उनकी। हमारी तो जमीन पे भी कब्जा है, जमीन पे भी कब्जा है। हाँ, तो वहाँ का DM खुद करवाता है। और ये सब देखिए, ये संगठित, ये षड्यंत्र के तहत पूरा स्टेट लेवल पे है। ये मैटर है डिस्ट्रिक्ट हाथरस का, तहसील सिकंदर राव, गाँव नगला देवरा, माजरा बाड़ी, चौकी जनेरा, थाना हसायन, तहसील सिकंदर राव, डिस्ट्रिक्ट हाथरस। मतलब जो है इतना बड़ा जुल्म हो जाता है, अपने समाज के लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने समाज के लोग उसमें मजे ले रहे हैं। आवाज़ उठाई किसी ने? नहीं, आवाज़ नहीं उठाते। वो मेरे से इतना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं, बुरा मत मानिएगा, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, 6743 जातियों में से एक है, मैं इतनी ही बात रखूँगा, जिसको मैं यहीं पर सीमित करता हूँ। और हमारे भाई हैं और इनके ऊपर जुल्म हुआ है, और ऐसे में हमें क्या समाज से क्या उम्मीद करते हैं या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की तारीख में जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं समझता हूँ कि दिल्ली लेवल पर मुझे महमूद प्राचा के अलावा और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर रितु सिंह का भी एक बेटी, हमारी एक बहन, एक बच्ची अपने समाज की पीड़ित है, दुखी है, 3 साल से प्रताड़ना झेल रही है। अब वो समाज की भी आवाज़ बन गई है, लेकिन अभी भी हमें 68 दिन हो गए हैं, लेकिन हम उस रिजल्ट को नहीं, समाज पूरी ताकत के साथ नहीं दे रहा ना।
बिल्कुल, चाहे तो ये SC एक्ट पे 2 अप्रैल सन 2018 में एक ही दिन में सबक सिखा दिया था, जी, उसका कारण था कि हम संगठित हो गए थे, संगठित हो गए थे उस दिन। और संगठन का कारण संगठन शक्ति होती है, जी ये हर कोई जानता है। जी और वो पहले जान चुके हैं, RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद में जितने भी लोग हैं, और जो संगठन का शिकार हो रहे हैं कौन है, वो हमारे लोग तो हैं। और हम उन्हें अपना चिल्लाते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा काम न करके काम उनका लिए कर रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना होगा हमारे गार्डनर को, जिससे कि हम कोई चीज़ आगे निकाल सकें। अभी भी हमारे लोगों के अंदर ऐसे लोग, विद्वेषी लोग पड़े हुए हैं जो हमारे साथ अत्याचार का काम कोई करवा रहे हैं। ब्राह्मण आ जाए, कोई पंडित जी आ जाए तो पूरा समाज उनकी बात 1 सेकंड में मान ले। हाँ, उसका कारण है ना कि ये व्यवस्था हमारे दिमाग में पहले से भरी हुई है। 5,500 साल की गुलामी आप 75 साल में ख़त्म कर देना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा विलम्ब हो रहा है इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा इनसे डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन में ही मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। योर गुड नेम प्लीज़? राम सनेही दिवाकर। जी, शुक्रिया।